ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ये जो रोल्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स विद इन अ प्रोजेक्ट है उसको देखा था, और मैंने आपको ये कहा था कि एट दिस स्टेज it might be a little early for you people to fully understand these things unless you have some practical experience in project management. Maybe आप ये चीज़ें पूरी तरह से इनको इस वक्त आप समझ ना पाए, और लेकिन ये एक बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बार बार बातें करेंगे स्पॉन्सर क्या होता है, लाइक स्पॉन्सर ये करेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर ये करेगा और प्रोजेक्ट टीम ये करेगी, ये हम इनको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कहते हैं। सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनका रोल प्रोजेक्ट के ऊपर क्या होता है। अच्छा, अब बाकी ये रोल्स जितने भी लिखे हुए हैं, अभी ये आपको एक मतलब लिस्ट की फॉर्म में मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट थ्रू आउट दिस कोर्स आपको जगह जगह जो रेलेवेंट पार्ट आएगा कि यार यहाँ पे इस स्टेज पे प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये करना होता है और स्पॉन्सर ने ये करना होता है, कस्टमर ने ये करना होता है, पीएमओ के हेड ने ये करना होता है, एंड सो ऑन। वो जगह जगह आता जाएगा और वो दैट वुड बी एक्चुअली मोर इजी फॉर यू टू ग्रास्प। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि जी मैं सारे के सारे ये ऑब्वियसली जो यू नो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला पार्ट है हम एकदम से सारा नहीं करेंगे। इंस्टेड हम ये करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा एक किसी एक एंटिटी या एक स्टेक होल्डर का रोल हम एक दफ़ा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपना नॉर्मल लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक स्टेक होल्डर का रोल जो है प्रोजेक्ट के ऊपर उसको पढ़ना शुरू कर दें। दूसरी मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी, अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो आप वीकेंड पे इस रोल को खुद पढ़ लीजिएगा बुक से। अब मुझे आप बताएं, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? कोशिश की थी। कोशिश की थी, बस अगर एक रीडिंग भी कर ली हुई है ना तो दैट शुड बी इनफ। तो मैं बस ठीक है, बाकी मैं इवन देन मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ज़रूर, जाहिर है मैं ये चीज़ें स्किप नहीं करना चाह रहा। मैं फॉर नाउ मैं आज ये वाला पार्ट जो है ना नहीं करूँगा, लेकिन कल ऑब्वियसली कल जो पहला 30 मिनट्स है ऑलरेडी वो हम लूज़ कर चुके हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हम प्रॉपर फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करें, ताकि आज से हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो एंटर कर दें। सो ये जो पार्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला, इसको हम कल से इंशाल्लाह करेंगे, और आई होप आपने खुद भी इसको पढ़ा होगा। अच्छा जी, क्विज के भी उस दिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, अभी 4-5 और क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला, जब आप लोग थक गए या आज मैं थक गया, तो मैं टूवर्ड्स एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं इंशाल्लाह आपसे वो जो क्विज के 4-5 और क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात करेंगे, और बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस दो तरह से मतलब ये वर्ड यूज़ होता है। एक है बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग वाला, और एक है इन जनरल जिसको हम कहते हैं कि यार ये जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने का अमल है, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है, ओवरऑल द प्रोसेस जिसमें हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक और टर्म है प्रोसेस की जो हमने देखी है, और वो ये देखी है कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देयर आर टोटल 49 प्रोसेसेस जो पिमबॉक गाइड या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है उसमें लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोसेस आप कह लें कि एक स्टेप के तौर पे नज़र आता है आपको कि ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर देयर आर 49 प्रोसेसेस, और हर प्रोसेस को मैं एक स्टेप के तौर पे समझ सकता हूँ कि यार पहले मैं फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट को इनिशिएट करूँगा और उसके लिए मुझे एक चार्टर लिखना पड़ेगा, फिर मे बी मैं प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करूँगा, फिर मे बी मैं प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ डिफाइन करूँगा, फिर मे बी मैं प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ का एस्टिमेट लूँगा, एंड सो ऑन। सो इस तरह मेरे छोटे छोटे 49 प्रोसेसेस हैं जो हमने इस कोर्स में पढ़ने हैं सारे के सारे इंशाल्लाह। और ये भी आपको याद होगा कि ये 49 प्रोसेसेस किसी ना किसी नॉलेज एरिया एंड प्रोसेस ग्रुप के साथ रिलेटेड है। अच्छा जी, अब हम कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करने लगे हैं। ये किसी ने क्वेश्चन, मैं हसन को कॉल कर रहा हूँ, वो पिक नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 5000 जो है वो तो अच्छा ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप में से किसी ने ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड किया था या एक पॉइंट रेस किया था, आज आपको वो पॉइंट भी बाकी सबको भी समझ आ जाएगी वो क्या है। प्रोजेक्ट को मैनेज करने
के लिए हमारे पास वैसे मैनेजमेंट अलग चीज़ है, लेकिन प्रोजेक्ट जब हम कर रहे होते हैं तो दो चीज़ें के साथ हम डील कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आइदर वी कॉल इट एज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका एक्चुअल में मतलब ये है व्हाट यू नीड टू डू द वर्क। आपको अपना प्रोजेक्ट, डू द वर्क से मुराद यहाँ पे ये है कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो भी आपके प्रोजेक्ट का काम है, वो काम कंप्लीट करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। मसलन ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये शो की गई है, जिसमें हमने ये देखा है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने का जो पहला स्टेप है उसमें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम उसकी डेवलपमेंट करेंगे, फिर टेस्टिंग होगी, फिर ऑब्वियसली आगे इंस्टॉलेशन और वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो इन मराहिल से गुजरती हुई जो है ना एंडिंग की तरफ जाएगी और आखिर पे हमारा जो पूरी की पूरे प्रोडक्ट है या सर्विस है जो भी हम बनाना चाह रहे हैं वो बन जाएगी। सो अगर मैं कहूँ कि डू द वर्क ऑफ developing this software, I need to do requirement gathering, I need to design, I need to develop, I need to test and so on। अच्छा, इसमें अगर आप देखें एक और एग्जांपल हम लेते हैं घर की कंस्ट्रक्शन की। तो घर की कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मे बी लैंड एक्विजिशन, आर्किटेक्ट डिज़ाइन अप्रूवल समथिंग, ठीक है, उसके बाद आप फाउंडेशन ले करना, उसके बाद सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करना। लेट्स से हम वैसे ही जनरल कर लेते हैं, पैरेलल में मे बी मैं वुड वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क ये भी स्टार्ट कर दूं। बट अल्टीमेटली मेरा प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन का, घर बनाने का प्रोजेक्ट है, वो इन तमाम मराहल से गुजरेगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपना घर वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए आई नीड टू डू दीज थिंग्स, ठीक है जी। या अब मैं लाइफ साइकिल की टर्म्स अगर बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट को जो डेवलप करना है उसका लाइफ साइकिल ये है, मेरा प्रोजेक्ट इन मराहिल से गुजरेगा अपने लाइफ साइकिल में। एक और टर्म पैरेलल में यूज होती है जो हमने पढ़नी है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस का मतलब ये है कि मुझे वो तमाम काम जो इस वर्क को मैनेज करने के लिए करने हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाएंगे। लाइक ठीक है भाई, मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करनी है, डिज़ाइन भी करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, टेस्टिंग भी करनी है, ये तो टेक्निकल वर्क है एक तरह से, या मैं ये कहूँ ये तो एक्चुअल काम मुझे करना है। लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे कुछ मैनेजमेंट करनी है, मुझे इसकी कुछ टाइम के बारे में देखना है, मुझे इसके कॉस्ट के बारे में देखना है, मुझे इसके रिस्क के बारे में देखना है, इसके ऊपर क्वालिटी के बारे में देखना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो मैनेजमेंट पार्ट है बेसिकली दैट कम्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। सो इसके लिए जो इन शॉर्ट अपने माइंड में चीज़ रखना, मतलब वो याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज समथिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू डू टू कैरी आउट द वर्क और टू डू दिस वर्क। लेकिन इस काम को मैनेज करने के लिए हमने जो कुछ करना है दैट कम्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसीलिए हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिस भी इंडस्ट्री का हो वो अलग होता है। लाइक सॉफ्टवेयर वाले जनरली, आज हम एक और बात भी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद अगले स्लाइड्स पे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले एक और तरह का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करते हैं, उसको हम एजाइल कहते हैं। ठीक है, एजाइल हर जगह अब यूज हो रहा है, लेकिन एजाइल ज्यादातर इसका ओरिजिन जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। एजाइल एक मेथड है टू डेवलप द प्रोजेक्ट, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट किन किन मराहल से गुजरेगा। मसलन अगर मैं कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान एंड कंस्ट्रक्शन इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहूँ, तो हमारे यहाँ लेट्स से कंक्रीट का वो सेटअप स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो इसके अंदर ये लाजमी है कि पहले मैं अपनी फाउंडेशन ले करूँ और उसके बाद मैं भी कॉलम्स बनाऊँ, उन कॉलम्स में फिलिंग करूँ वगैरह वगैरह, फिर मैं अपनी वॉल्स खड़ी करना शुरू करूँगा एंड सो ऑन, और फिर मैं अपनी स्लैब जो है वो डालूंगा। तो एक करने का तरीका ये है कि पहले फाउंडेशन करो फिर करो, और एक करने का और तरीका है वो मे भी ये हो कि मैं पैरेलल चीज़ें करूँ। मसलन किसी और जगह पे साइड से दूर या साइड पे मेरी छतें रेडी हो रही हैं ऑलरेडी, जो फ्रेम है जिस पे मैंने स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो स्टील का फ्रेम है, ठीक है, टॉल बिल्डिंग स्टील का। आप में कोई सिविल इंजीनियर है तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकली ये बात कर रहा हूँ।
अगर मुझे स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करना है और उसके बाद चीज़ें उठा के यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ, छत फिक्स कर दी, ये वाला मेथड या ये वाला डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और है। तो डिफरेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैं, बट और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन के कुछ और स्टेप्स हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ और हैं, मेडिकल के कुछ और होंगे, पॉलिटिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ और होंगे। हर प्रोजेक्ट अपनी अपने प्रोजेक्ट की नेचर या टाइप या इंडस्ट्री के मुताबिक कुछ मराहल से गुजरता है, लेकिन उनको जो मैनेज करने का काम है वो सब में कॉमन है। सब में कॉमन से मुराद ये है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट भी होगा, ये लिखा हुआ है, वो प्लान भी होगा, वो एग्जीक्यूट भी होगा और वो प्रोजेक्ट क्लोज भी होगा। और थ्रू आउट राइट फ्रॉम इनिशिएटिंग टिल क्लोजिंग कंटिन्यूसली आप अपनी हर चीज को मॉनिटर एंड कंट्रोल भी कर रहे होगे। ये सारे जो काम है जिनको हम प्रोसेस ग्रुप्स कहते हैं, यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये वो चीज़ है जो आपने पढ़नी है, ये वो चीज़ है जो आपने करनी है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ये इररिस्पेक्टिव कि आप किस इंडस्ट्री से कौन सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कर रहे हो, ये काम आपने लाजमी करने हैं। ये बात आपको मेरी अभी ब्रॉडली समझ आई है? थोड़ा बहुत आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यस ओके, अब होता ये है कि बाज दफ़ा ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के अंदर या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, आपका हर स्टेप इतना बड़ा होता है कि इसको आप एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट या एक सेपरेट फेज के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। एक प्रॉपर सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे या एक प्रॉपर अलग से प्रोजेक्ट फेज के तौर पे डील कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई डैम बनाना है, तो उस डैम या इस्लामाबाद एयरपोर्ट या जो हमारे 3 मेजर एयरपोर्ट है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इसकी फिजिबिलिटी कहीं 80s में बनी थी, 1980s में। तो जो इनिशियल फिजिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, मे बी वो इटसेल्फ 1 साल का 1.5 साल का प्रोजेक्ट हो इन इटसेल्फ। अगर वो 1.5 साल का 1.5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, तो मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग को एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सब प्रोजेक्ट कह लूँ या उसको फेज के तौर पे डील करूँगा। और इसको मैं मैनेज करने के लिए अलग से ये फेज इनिशिएट होगा। जब ये फेज इनिशिएट होगा तो फिर मैं इस फेज की प्लानिंग करूँगा, इसकी प्लानिंग करने के बाद इसकी एग्जीक्यूटिंग होगी, इसकी क्लोजिंग होगी एंड ये मॉनिटर एंड कंट्रोल होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये एज अ होल वन प्रोजेक्ट है। अच्छा, जब ये फेज खत्म होगा, अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं फेज गेट। जब मेरा ये फेज पहला खत्म होगा तो इस फेज गेट पे, ये जो गेट है, इस पे आके मैं एवेलुएट करूंगा कि क्या मुझे आगे मजीद जाना चाहिए या नहीं, अगले फेज में एंटर होना चाहिए या नहीं। तो फेज गेट पे हम एक एनालिसिस करते हैं जिसमें हम अपनी पिछली परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि यार इस फेज के जो प्रोडक्ट्स निकली हैं, जो फाइंडिंग आई हैं, उसकी बेस पे क्या शैल आई मूव फर्दर या अपना प्रोजेक्ट यहीं पे टर्मिनेट कर दूं। अगर तो मैं आगे मूव करता हूं तो फिर मैं अगले फेज में एंटर होऊंगा और मैं अगले फेज को भी फॉर्मली इनिशिएट करूंगा, जैसे चार्टर के थ्रू, जैसे मैंने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना होता है। तो मैं अगले फेज को भी एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। सो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस के अंदर से गुजरता हुआ चलेगा। लेकिन अगर मेरे ये जितने छोटे छोटे फेजेस हैं, ये कोई बहुत लंबे चौड़े फेजेस नहीं है, तो उस केस पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको एज अ होल जस्ट वन टाइम इनिशिएट करूंगा, वन टाइम इसको प्लान करूंगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा और प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो मैंने मल्टीपल सर्कल्स यहाँ लगाए हुए हैं वो सारे नहीं होंगे, इनफैक्ट जस्ट एक होगा। ये आगे मैं दिखाऊंगा कैसे होगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब मेरे ये जितने भी फेजेस है, जितने भी स्टेप्स है, ये छोटे हैं, मैं इनको एज अ सेपरेट फेज या एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे डील नहीं कर रहा। अच्छा, अब एक और बात वो ये कि जब मेरा प्रोजेक्ट लेट से हर फेज, इसमें से हर फेज एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे डील हो रहा है और मैं हर फेज को अलग से उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के थ्रू मेंटेन कर और मैनेज कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको अपने माइंड में रखना है। फिर ये होगा कि एज अ होल मेरा एक प्रोजेक्ट का चार्टर इशू होगा और उस चार्टर के अंदर मैं कहूँगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इस प्रोजेक्ट के अंदर
मैंने इतने फेजेस में ये प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का ब्रॉडर लेवल प्लान बनेगा, यानी कि उसकी इनिशिएटिंग होगी, उसकी प्लानिंग होगी। जब बात आएगी एग्जीक्यूटिंग की, तो एग्जीक्यूटिंग उसकी हम फेजेस में करेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट होगी तो अब एक छोटा चार्टर ये ट्रिगर करेगा अगले फेज को, और यहाँ पे एक नया चार्टर बनेगा, और जैसे ये नया चार्टर बनेगा तो वो इनिशिएट कर देगा इस फेज को, और फिर हम इस फेज की प्लानिंग करेंगे, और फिर हम अगले फेज पे जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्लोजिंग करेंगे एंड सो ऑन। जैसे ही ये प्रोजेक्ट ये वाला फेज खत्म होगा तो ये आउटपुट पे कुछ चीजें भेजेगा। अच्छा, अब ये जो चीजें भेजेगा, हमारे केस में लेट्स से ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, बड़े से डॉक्यूमेंट, वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली। अब हम इसकी बेस पे डिसाइड करें कि अगले फेज में जाना या नहीं जाना। अच्छा, अब एक और बात, और वो ये कि जब हमारा एक फेज या एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिंग में होता है, तो वो डिफरेंट डिलीवरेबल्स बनाता जा रहा होता है, छोटे छोटे डिलीवरेबल्स, और वो सारे के सारे डिलीवरेबल्स एज अ होल इंटीग्रेट होते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। मसलन आपने घर अगर बनाया है या बनवाया है या किसी को बनाते देखा है या जर्नली आपने सुना होगा, तो उस केस में आपको पता है कि आपके दरवाजे किसी जगह बन रहे होते हैं, आपका इलेक्ट्रिक केबल्स कहीं से आ रही होती हैं, आपका सिविल वर्क, टैंक एंड सो ऑन, ये सारे छोटे छोटे डिलीवरेबल्स हैं। आपको अगर कबर्ड्स बन रही हैं, अप्लायंसेस लग रही हैं, किचन कैबिनेट्स बन रही हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है इन इंटरम डिलीवरेबल्स का, तो आप प्रोजेक्ट खत्म होने का वेट नहीं करते, बल्कि इन छोटे छोटे डिलीवरेबल्स को वहीं के वहीं ऑब्जर्व करके पास या फेल, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाते हो। एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, रिजेक्ट के केस में जाहिर है आपको कि यार ये दरवाजों के हैंडल ये नहीं लगाने, यार ये दरवाजों का डिजाइन ये नहीं रखना, एंड सो ऑन। तो जो भी चीज आपने करनी है वो आप बताते जा रहे हो। सो अब आप देखो कि एक फेज, या अगर मैं कहूँ ये फेज बजाते खुद एक प्रोजेक्ट के तौर पे भी हम इसको डील कर सकते हैं, तो बिफोर वो क्लोजिंग में फाइनल चीज ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड फाइनल डिलीवरेबल निकाले, उससे पहले एग्जीक्यूटिंग के अंदर वो छोटे छोटे इंटरम डिलीवरेबल्स भी निकाल रहा होता है। ये बात समझ आ रही है जो मैंने बोली इंटरम डिलीवरेबल्स की? जी बिल्कुल। जी सर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज चेक करनी है और इसको आपने माइंड में रखना है, वो ये कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे एज अ होल शुरू हुआ था इस पॉइंट पे, मैंने एक चार्टर इशू किया, इनिशियल प्लान बनाया, और उस प्लान के अंदर आई डिसाइडेड कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को इन फेजेस में करना है, और पहला फेज ये होगा, अगले फेज में हम तब जाएंगे जब पहले फेज के रिजल्ट इस तरह आए एंड सो ऑन। अब जब मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू की, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग को मैं कह रहा हूँ कि एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग में छोटे छोटे डॉक्यूमेंट शायद और भी बन रहे हो। मसलन मुझे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं, एक डॉक्यूमेंट बना, मुझे फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिल रही हैं, मुझे इन्वायरमेंटल लीगल रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो मेरे पास आती जा रही हैं, और ये छोटे छोटे इंटरम डिलीवरेबल बन रहे हैं। लेकिन जब ये फेज या ये प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट छोटे वाला मैं कह रहा हूँ, ये जब क्लोज होगा तो ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड आउटपुट देगा, और वो आउटपुट क्या होगा? रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। अब इस फेज का जो आउटपुट है वो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का इंटरम डिलीवरेबल है। सर एक सेकंड के लिए सर इंटरप्ट कर रहा था, कैन यू प्लीज, ये जो हमारे इनिशियल डॉक्यूमेंट जो भी हम गैदर करेंगे यहाँ पे, ये यही ओपीएस में जाता है? नहीं, नहीं, ये और चीज है। देखें, ये हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे जाता है, जाएगा जरूर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे यहाँ पे आप चले रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हटा देते हैं, मैं स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ 100% क्लियर हो जाए। अच्छा जी, स्क्रीन ब्लैंक करने के बाद मैं अब आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेते हैं हाइपोथेटिकली, और उसकी कुछ बातें करते हैं। लेट्स से मैंने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है जिसमें मैंने पहले, हम लंबा चौड़ा उसको प्रोसेस नहीं रखते हैं, हम कहते हैं एक मैप या डिज़ाइन या आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर वो बनाना है, ये मेरा पहला उसका स्टेप है। उसके बाद मैंने उसका प्रॉपर बिल्ड करना है,
यानी कि सिविल वर्क करना एक काम है। उसके बाद मैंने उसकी जो आप कह लें कि जो वुड वर्क और बाकी सारे काम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारा अलग से करना है। लेट्स से ये हमारे 3 चीजें। अच्छा, आपका ये प्रोजेक्ट लेट्स से ये बहुत बड़ा कोई महल बना रहे हैं आप, और वो महल ऐसा है कि आप एक फेज में इसको एज अ होल वन प्रोजेक्ट के तौर पे डील नहीं करते। आपका जो मैप, अप्रूवल, आर्किटेक्ट, डिजाइन वगैरह वगैरह ये बजाते खुद 6 महीने का काम है। लेट्स से ये 6 महीने ले रहा है, तो मैं कहूंगा कि यार व्हाई नॉट टू डील दिस एज अ सेपरेट फेज ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट। बिगर प्रोजेक्ट क्या है? ये महल बनाना है आपके, और इस महल का जो इस प्रोजेक्ट का आउटपुट है वो क्या है? आखिर पे वो महल बना हुआ आना चाहिए। करेक्ट? यहाँ पे मेरा वो पैलेस आएगा, मेरा ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सो इस मैंने एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मुझे ये पैलेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करूंगा यहाँ से। प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ और वो कैसे होगा? मैं एक चार्टर लिखूंगा और मैं कहूंगा कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैलेस एट सो एंड सो प्लेस इज स्टार्टेड विद दिस और इट विल बी, और उसके बाद मैं इसका एक प्लान बनाऊंगा। प्लानिंग फेज में जाके मैं अपना प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में प्लान बनाऊंगा। उस प्लान के अंदर मैं कहूंगा कि ये वाला जो बिगर प्रोजेक्ट है ये इन फेजेस से गुजरेगा। पहला फेज इतने महीने का होगा, दूसरा इतने का, पहले में ये करना है, दूसरे में ये, तीसरे का ये, सो ऑन। और फिर जब ये फेज ये मैं एग्जीक्यूटिंग की तरफ एंटर होऊंगा, इनिशिएट हो गया, प्लान हो गया, अब मैं एग्जीक्यूटिंग में जाऊंगा। तो एग्जीक्यूटिंग में मैं पहले अपना पहला फेज यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और पहले फेज को स्टार्ट करने के लिए मैं फिर एक चार्टर बनाऊंगा, छोटा चार्टर, जो कि इस बड़े प्रोजेक्ट चार्टर के नीचे काम कर रहा होगा। और इस छोटे फेज को मैं डिटेल में प्लान करूंगा। छोटे फेज की छोटी छोटे मैप डिफरेंट आएंगे, ठीक है? फलां चीज का मैप, फलां चीज का डिजाइन, फलां चीज का डिजाइन, वो सारे छोटे छोटे आए। इनको मैं कह रहा हूँ ये इंटरम डिलीवरेबल्स हैं, छोटे छोटे डिलीवर। और आखिर पे जब ये फेज खत्म होगा तो कंबाइंड वे में एक मेरे पास पूरे का पूरा आर्किटेक्ट डिजाइन या मैप वो आ जाएगा। अब आप देखें कि इस फेज के लिए तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल डिलीवरेबल है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो महल बनाने का है उसके अंदर तो ये महज एक इंटरम डिलीवरेबल है। आप सबको ये बात समझ आई या नहीं? सबको? किसी को नहीं आई तो ये मैं इंटरम डिलीवरेबल की क्या इंपॉर्टेंस क्या है, और ये हाँ कहाँ वो मैं पे आपको कलेक्ट बताऊंगा। होगा? हाँ वो मैं आपको आगे चार्टर में बताऊंगा। जाएगा या ये एक्चुअल सीधे में इसको सेव नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको एक्चुअल यहाँ पे तो जो मैप बन रहा है, डाटा बन रहा है ना, अब बिल्डिंग के केस में इंटरम डिलीवरेबल डाटा या मैप तो नहीं होगा ना, राइट, उसमें दरवाजा बनेगा, छत बनेगी, ठीक, ऐसे ही है ना, छोटी छोटी चीजें बनेगी। ऐसे ही। तो वो मिल के आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट जब करते हैं ना तो छोटे छोटे सारे डिलीवरेबल्स को इकट्ठा बना के, अब मसलन मैंने घर बनाना है और मैंने अपने क्लाइंट के लिए घर बनाना है, तो मैं उसे बुलाऊंगा, सर ये मैप है, जरा आकर देखें, आज हमने ना फाउंडेशन ले करनी है, जरा आकर तसल्ली कर लें। सर आज हमने कॉलम्स खड़े करने हैं, तो उसमें जो सरिया शरिया हमने डाला हुआ है वो जरा आकर चेक कर लें। तो कस्टमर से मैं साथ के साथ ये जो इंटरम डिलीवरेबल है उनको साथ के साथ अप्रूव कराता जा रहा हूँ, उनकी एक्सेप्टेंस मैं साथ के साथ लेता जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सारा घर बना लूँ और आखिर पे वो मुझे कहे कि भाई आपने ये क्या कर दिया, मुझे तो ये वाला कॉलम चाहिए नहीं था, मुझे तो ये चीज़ चाहिए नहीं थी। तो फिर मैं उस फाइनल जो अप्रूवल है या फाइनल जो चीज़ डिलीवर होगी उससे पहले ही मैं छोटे छोटे, सर ये दरवाजे आगे चेक कर लें, सर इसके हैंडल ठीक लगे हुए हैं, आपने गोल्डन कहे थे तो ये गोल्डन सही है, आपने सिल्वर कहे तो सिल्वर लगे हुए हैं, एंड सो ऑन। तो मैं छोटे छोटे इंटरम डिलीवरेबल्स को अप्रूव कराता जा रहा हूँ, और फिर जब मेरा पूरा घर बन जाएगा तो फिर मैं कस्टमर को बुलाऊंगा और इस ओवरऑल चीज को फाइनली एक्सेप्ट कराऊंगा। सर इसको आसान लफ्जों में आप क्या कहेंगे इंटरम डिलीवरेबल्स को? इंटरम डिलीवरेबल, ये एक मत प्रॉपर टर्म है। हाँ ये एक प्रॉपर टर्म ओके, है ठीक है। जो मैं एक्चुअल में आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ यूज होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये एक्सेप्टेंस वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रोसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो जो 49 प्रोसेसेस है ना, उनमें एक प्रोसेस है जिसमें मैं इंटरम डिलीवरेबल को, उसको हम कहते हैं वैलिडेट स्कोप। ये जो छोटे छोटे डिलीवरेबल साथ के साथ बनते जा रहे हैं वो मैं साथ के साथ उनका अप्रूवल लेता जा रहा हूँ, ताकि जब प्रोजेक्ट क्लोज हो, जाके प्रोजेक्ट जहाँ पे एंड हो, तो वो ना मुझे कहे कि यार अब ये सारे दरवाजे उखाड़ दो, वो ये ना कहे कि यार मैंने तो इस तरह कहा नहीं था। तो उस चीज से बचने के लिए मैं अपने इंटरम डिलीवरेबल्स मींस जो दरमियान में मेरे डिलीवरेबल्स बन रहे हैं, पार्शियल डिलीवरेबल्स आप कह लें, वो जो बन रहे हैं
वो मैं साथ के साथ अप्रूव कराता जाऊंगा। ये बात समझ सर आ गई? ये तो समझ आ गई, ठीक है। ये आपने इंटरिम डिलीवरेबल्स वेट करवा लिए, अप्रूव करवा लिए। ये जो आपकी अप्रूवल्स हैं, जो वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, वो हमारे पास कंप्लाइंट, रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये मेरे तो आप कहाँ प्रोजेक्ट पे डॉक्यूमेंट्स का, हाँ ये मेरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होगा। सॉरी उमर, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये मेरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होगा। और प्रोजेक्ट के ऊपर हर चीज, उसकी तमाम फाइल्स, तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस, तमाम ईमेल्स, उसके ऊपर जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए वो सारे के सारे ओपीएस में जाके जमा हो जाएंगे, ताकि बाद में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो उसे पता हो, उसे नजर आ जाए कि भाई ये इसके डिलीवरेबल्स बनेंगे। और इस स्टेज पे ये लाजमी चेक कराना, पिछली दफा उन्होंने ये एक डिलीवरेबल जो है ना वो टेस्ट नहीं करवाया था, और एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि जब प्रोजेक्ट पूरा बन गया तो उन्होंने कहा भाई आप सारा उधेड़ दो, हमें तो ये पसंद नहीं है। क्लियर है ये बात? एक्सक्यूज मी एजाज सर, जी जी। ये आप ये जो अप्रोच है इंटरम वाली, ये एजाइल और वाटरफॉल में कहाँ फॉल हाँ करती मैं होगी? अभी दोनों अभी के लिए अप्लाई होगी? सर मैं अभी ये उस पे आता एजाइल हूँ। ही है ये। नहीं ये दोनों में है, नहीं दोनों है में। तो एजाइल वाटरफॉल दोनों में में भी, होगी या? हाँ दोनों में होगी, दोनों में होगी। एजाइल में तो वो है ही ना, वो तो आप स्प्रिंट एंड पे करते ही है ना, मतलब जब भी आपकी एक आइटरेशन पूरी होती है उसमें आप ऑब्वियसली अपना वो पिछला सारा रिव्यू करते हो। मैं उस पे आता हूँ, अभी मैं एक और पॉइंट बताना है, बस आप पहले वो पॉइंट समझ लें, मैं उस पे आता हूँ अभी, ठीक है। आपने जो मेन चीज इस वक्त मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और वो बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्लियर? इस बड़े प्रोडक्ट की फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल डिलीवरेबल, ये पूरा पैलेस जो मैंने बनाना है वो है, लेकिन इस दौरान हर फेज पे जो चीज निकल रही है, हर फेज पे वो इसके इंटरिम डिलीवरेबल्स कहलाएंगे। इस फेज एंडिंग पे पहला जब फेज था वो खत्म हुआ तो एक इंटरिम डिलीवरेबल बना, दूसरा यहाँ पे बना, तीसरा यहाँ पे। इन तीनों को जब मैं कंबाइंड करता हूँ तो फाइनली मेरे पास ये वाला एक बड़ा डिलीवरेबल बनता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर मतलब कि जितने इंटरिम डिलीवरेबल्स हैं उनको सम कर लें तो हमारे पास फाइनल डिलीवरेबल्स आ फाइनल जाते हैं, डिलीवरेबल जो उसके ऐसे सब पार्ट्स इंटरिम डिलीवरेबल्स हैं इंटरिम डिलीवरेबल, हर ठीक हो गया? स्टेज पे। बिल्कुल ठीक हर है स्टेज पे। अच्छा, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है इसका अलग से एक चार्टर बना था यहाँ पे, और इसका अलग से एक क्लोजर हुआ, तो उसके जितने भी इंटरिम डिलीवरेबल्स हैं वो दरमियान में मेरे पास यहाँ पे मिल रहे हैं। हाउएवर जो मेरा फेज है, अब मैं फेज की तरफ आ रहा हूँ, जो मेरा फेज है उसमें आप देखें तो उसके अपने छोटे छोटे इंटरिम डिलीवरेबल्स होंगे, इस फेज के भी इंटरिम डिलीवरेबल्स होंगे, इस फेज के भी अपने, एक लेंटर डल गया जी, एक कॉलम बन गया, कैबिनेट्स बन गए एंड सो ऑन, तो छोटे छोटे इसके अपने डिलीवरेबल्स होंगे, और इसी तरह इस फेज के भी अपने डिलीवरेबल्स होंगे। तो अगर मैं एक फेज की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास इंटरिम डिलीवरेबल्स हैं, इस वाले फेज की बात कर रहा हूं तो ये इंटरिम डिलीवरेबल्स हैं, इस फेज की बात कर रहा हूं तो ये वाला इंटरिम डिलीवरेबल्स है। ये बात आपको समझ आ रही है? नहीं आ रही? यस सर। आ रही है जी ना? आ रही। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना हर फेज अलग से एक प्रोजेक्ट के तौर पे ट्रीट होता है। ठीक हो गया? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही समझा। अब मैं अगर इन तीनों सब डिलीवरेबल को मिला के इस फेज गेट पे या फेज एंडिंग पे एक डिलीवरेबल लेता हूं तो इस फेज का तो फाइनल डिलीवरेबल है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट का ये इंटरिम डिलीवरेबल है। बस ये बात आपको बताना मकसूद है। अगर ये बात क्लियर होगी तो हम आगे चलते हैं। समझ आ गया सर, आ गया बिल्कुल। समझ। थैंक यू जी। अच्छा, अब हम आते हैं अगला, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही थी, और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जैसे मैंने कहा कि ये वो तमाम चीजें, वो तमाम मराहिल जिनसे आप गुजर के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, डिज़ाइन होगा, डेवलपमेंट होगी और टेस्टिंग होगी, और इसी तरह कंस्ट्रक्शन में पहले आपका आर्किटेक्ट डिज़ाइन होगा, फिर कोई कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगी, फिर फाइनल फिनिशिंग होगी, हैंडिंग टेकिंग ओवर होगी, व्हाटएवर। तो डिपेंड करता है हमारी प्रोजेक्ट का टाइप क्या है या नेचर क्या है, उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है। अच्छा, लेकिन दूसरा मेरे पास, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक टाइप का डेवलपमेंट साइकिल प्रेफर करती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन दूसरी टाइप का डेवलपमेंट साइकिल वो प्रेफर करती हैं। विल टॉक अबाउट इट फर्दर। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे
जो आप लोगों ने कल से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, स्पेशली जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनको ये वाली क्यूरी लाजमी हो रही होगी या कंफ्यूजन हो रही होगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस जो करंट एग्जाम फॉर्मेट है, मैं थोड़ा सा पीएमपी एग्जाम से रिलेट कर लूँ इसको, जो मेरा करंट एग्जाम फॉर्मेट है पीएमपी का, उसके अंदर हमारा जो एजाइल का पार्ट है ना, ये एज सच को बहुत ज्यादा क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता, हार्डली वन क्वेश्चन। अभी रिसेंटली बल्कि एक स्टूडेंट मेरे ने दिया था, मेरे एक जानने वाले ने दिया था, और उन्होंने ही सेड किया जी एजाइल का एक क्वेश्चन नहीं आया, एक भी नहीं आया। और जनरली फीडबैक यही है कि बहुत हुई हुआ तो एक क्वेश्चन आता है। वाई? क्योंकि एजाइल ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है करंटली, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका टेस्ट इस चीज का नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, आप एजुकेशन के। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फोकस रखती हैं। हाउएवर ये इन जनरल, हाउएवर थोड़ा सा इफेक्ट जरूर होता है लाइफ साइकिल का कि आप कितनी डेप्थ में जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस कर रहे हैं। ये मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट। अच्छा जी, अब पहले तो हम इसके लिए जरूरी है कि आपको दो ब्रॉडर कैटेगरीज पता हो। एक है प्लान ड्रिवन अप्रोच। अच्छा, अगेन इस पर बहुत ज्यादा डेप्थ है, मतलब एजाइल इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है। पीएमआई का एक छोटा स्टैंडर्ड है जो एजाइल के ऊपर है अलग से, ठीक है। वो हम अगर आपको जिंदगी में जो लोग सॉफ्टवेयर वाले हैं वो जरूर उसको देखें अगर आपने आगे चलना है, क्योंकि उसकी सर्टिफिकेशन भी अलग है। एनीवेज, एक मेरे पास तरीका ये है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड मैक्सिमम जितना प्लान कर सकता हूं कर लूं। एक मेरे पास अप्रोच ये, मैंने घर बनाना है तो उस घर को मैंने कैसे बनाना है, जैसे मैंने कहा मैप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसकी हाइट्स, उसकी डायमेंशंस, थिकनेस, पेंट का कलर, क्वालिटी, ये सारी चीजें मुझे राइट एट द बिगिनिंग मुझे पता होती हैं। 95% 90% चीजें मुझे पता होती हैं, तो मैं उसको शुरू में ही प्लान कर लेता हूं कि भाई इस दिन से इस दिन तक मैंने ये काम करना है। उसके बाद जब 2 दिन रह जाएंगे आखिरी, मैं पैरेलल में ये भी स्टार्ट कर दूंगा, उसी दिन पैरेलल में मैं एक और चीज स्टार्ट कर दूंगा, एंड सो ऑन। मैं शुरू में ही अपने प्रोजेक्ट के पूरे का पूरा लाइफ साइकिल प्लान कर लेता हूं। इसको हम कहते हैं वाटरफॉल मेथड, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल, कि हम शुरू में ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमने आगे क्या कुछ करना है। सो आप प्रेडिक्ट करते हो, पूरा प्लान बनाते हो कि मुझे अपना ये प्रोजेक्ट कैसे करना है। इसको हम वाटरफॉल मेथड भी कहते हैं और इसी को हम प्लान ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम मैंने आपको बोले हैं, इनको मैं चाहता हूं कि अभी मेरे साथ ही आप इसको याद कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्लान ड्रिवन, ये प्लान ड्रिवन अप्रोच है, और प्लान ड्रिवन अप्रोच में आप कहते हो सबसे पहले मैंने वो गैदर किया, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फिर मैंने डिज़ाइन बनाया, फिर मैंने डेवलपमेंट की, फिर मैंने टेस्टिंग की एंड सो ऑन। तो ये जी आपके पास एक वाटरफॉल मेथड या वाटरफॉल बन जाती है जी, वाटरफॉल अप्रोच है। या इसी को हम ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट इसी तरह मैनेज होते थे, शुरू से आप प्लान करते थे आखिर तक, और आपके प्रोजेक्ट जनरली इसी तरह मैनेज होते थे। हाँ, जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर 10% 5% जिनको आप प्लान नहीं कर सकते हो, चीज़ों सिनेरियो आपको क्लियर नहीं होता, तो वो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम करते हो, उसका एक खास नाम है, विल टॉक अबाउट दैट। बट जनरली वी प्लान आवर प्रोजेक्ट राइट इन द बिगिनिंग। तो ट्रेडिशनल मेथड भी यही है, प्रेडिक्टिव भी यही है, प्लान ड्रिवन अप्रोच भी यही है, और वाटरफॉल भी यही है। एक दूसरी अप्रोच है, अच्छा सॉरी, इसमें एक प्रॉब्लम है, इस वाले में वो प्रॉब्लम ये है कि यार अगर मैंने एक काम किया, मैंने डिज़ाइन बनाया लेट्स से, और मैंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आप सोचें मुझे पूरा पीछे जाकर डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, और मे भी मुझे अपना पिलर, कॉलम, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं प्लान ड्रिवन में अप्रोच तब यूज़ करता हूँ जब मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि भाई अब मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप ये है, मुझे ये काम करने हैं, 100% नहीं तो कम से कम 95% मैं इस चीज़ के बारे में क्लियर हूँ, तभी पॉसिबल होगा कि मैंने आखिर तक प्लान करना है, तो मैं कर सकूंगा।
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ट्रेजेडी ये है कि कस्टमर खुद उसको क्लियर नहीं होता है टेक्निकली कि मुझे क्या करना है। मतलब अगर मैं एक लेमैन हूँ, और मैं लेमैन ही हूँ अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, और मैं आप में से सॉफ्टवेयर वाले कौन कौन से हैं? एनीबॉडी, कोई एक अपना नाम बता दें। जी सर, मैं साथ है, साथ को मैं कहता हूँ यार साथ, मेरी यार एक वेबसाइट तो बनाए, मुझे वेबसाइट बनानी है। अब सर कैसी हो यार, जैसी आजकल होती है। अब मैं एक जनरल रिक्वायरमेंट जो है ना साथ को बताता हूँ, और साथ जो है वो मेरे वेबसाइट पे काम करना शुरू करते हैं। अब जब साथ मेरे पास वेबसाइट बना के लाते हैं, मैं कहता हूँ यार इसके अंदर तो पेमेंट मेथड डाला ही नहीं। या साथ मेरे पास आता है, सर वेबसाइट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे यूज करना है आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, या आपका लेट्स से एंड्रॉइड पे करना है, या लेट्स से आपने लैपटॉप पे मोबाइल पे करना है, वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ यार इससे फर्क पड़ता है क्या, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, अब क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो मैं उसे कहूंगा भाई तीनों पे कर दें लेट्स से। अच्छा, अब मैं वो तीनों पे काम करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ यार मेरा जो है ना इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जब अगला कोर्स मेरा आने लगे तो मैं उसके ऊपर ऐड खुद चला सकूं, यानी कि मैं उसको एडिट कर सकूं। तो ये ऑप्शन भी है क्या? अब ये मैं उसको आधे रास्ते में जाके बता रहा हूँ, वो फिर वापस जाके ज़ाहिर चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो उसका मतलब शुरू से अगर आपने ये प्लान नहीं किया हुआ ऑब्वियसली, तो आप इसको वापस जाके एंटरटेन मेरी इस रिक्वेस्ट को नहीं कर सकते। आगे चल के मैं उसे कहता हूँ यार वो मुझे पेमेंट मेथड का भी बता सकते, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भी करनी है तो उसके लिए वो सिक्योरिटी जो भी रखनी होती है वो कर लेंगे आप। सो होता ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो डेवलपर है या जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, और या इवन क्लाइंट, उनको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती है, और क्लाइंट बार बार अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो चेंज करता रहता है, या वो रिक्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती रहती हैं। अब इस वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर प्लान ड्रिवन अप्रोच जनरली कामयाब नहीं रह रही थी ओवर द पीरियड। अगर मैं कहूँ हिस्टोरिकली प्लान ड्रिवन अप्रोच या वाटरफॉल मेथड वाज नॉट वर्किंग वेल। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज की, और उन्होंने कहा कि यार हम प्लान ड्रिवन की बजाय चेंज ड्रिवन करें, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट के जो स्कोप के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको अकोमोडेट कर सके। अब ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी, मैं चेंज ड्रिवन आपको नेक्स्ट सेशन में अभी बताता हूँ। सो लेट्स डिस्कनेक्ट और उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।